और आप लोगों को एक बात और बतानी है भाई, देखो देख लिया आपने मुझे कोई ऐसी आज तक बड़ी बड़ी बातें करते हुए फेंकते हुए नहीं देखा होगा। मैं बिल्कुल सटीक बिल्कुल सीधी बात करता हूँ और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आए थे मैंने कुछ बच्चे को बात कर रहे थे, ऐसे बता रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में फिजिकल एजुकेशन का जो कंटेंट आप लोगों के पास है ना, किसी के पास नहीं है, किसी के भी चाहे कोई कितनी फीस ले रहा है कुछ ही करवा रहा है। इस लेवल की चीजें, इस लेवल का कंटेंट इतना टू द पॉइंट मतलब डिटेल में, टू द पॉइंट कहने का मतलब है कि बिल्कुल एग्जाम के लेवल को टच करता हुआ कंटेंट किसी के पास नहीं है। बाकी सब तो इधर उधर ऐसे बिखरते फिर रहे हैं, जो काम की चीज भी नहीं उनमें उलझे और काम का कुछ भी नहीं है उनमें। आप लोग बहुत सही जगह हो, ऐसी बात आपने मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बोलते हो आपने नहीं देखा हो ना, मैं बोलता कुछ चीज आज देखी हुई होगी मैंने आपको, तभी मैं बता रहा हूँ। बहुत सही जगह हो, बहुत एक्यूरेट, बहुत बढ़िया चीजें आपको दी जा रही है। तो इन चीजों का उसी तरह से रिस्पेक्ट करना भाई। इधर उधर ये बांटने का काम मत करना, डिस्ट्रीब्यूटर बाद में बन लेना, कभी ना इधर उधर करो चीजों। अपनी चीजें अपने तक लिमिटेड रखो, खुद पढ़ो, खुद का क्वालिफाई करो, फालतू में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। हर बैच में एक बात बताता हूँ मैं, पहले खुद को बनाना, उसके बाद दूसरों को बनाना। खुद को बनाकर दूसरों को बनाना है, खुद को तबाह करके दूसरों को नहीं बनाना। बात समझ आ रही है कुछ? तो पहले खुद पढ़ लो, खुद क्वालिफाई कर लो, समाज सेवा में उसके बाद रखना, उसके बाद लगना। दो अप्रोच में बहुत फर्क है। एक अप्रोच तो ये है क्योंकि मैं मतलब दो तरह के आदमी होते हैं, दो तरह की मेंटलिटी होती है। एक है क्योंकि मैं नेट या जेआरएफ हो गया, मैं नेट या जेआरएफ हो गया, बस इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि मैं नेट जेआरएफ हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं भी करवा दूंगा। और दूसरी मेंटलिटी ये है कि नेट जेआरएफ मैं तो हूँ, अब किस नेट जेआरएफ का यूज करके इसमें और क्या क्या चीजें ऐड करें, किस तरह से ये मैं हूँ, ये मेरी अलग बात है। लेकिन अब इस फेज में आदमी आ गया है कि अब तो और लोगों का करवाना है, सामने वालों का करवाना है। इस मेंटलिटी से हम चलते हैं। हमारे ये बैच चलाने का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हम नेट जेआरएफ इसलिए आपको करा रहे हैं। हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी एलिजिबिलिटी है, हमारा है, हमारा तो हो गया, अब तो सबका करवाना है, सबका करवाना है। उसी चीज के लिए हम एफर्ट डालते हैं। तो चीजें आप तक जो आ रही है, किसी के पास नहीं है चीजें, मैं शर्त रख के कह रहा हूं, ढूंढ लेना, कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं ऐसे आपको कराएगा। तो इसलिए चीजें अपने तक ही लिमिटेड रखना, अपने लिए रखना, खुद पढ़ो इन्हें, इन्हें इधर उधर बांटने का काम मत करो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। अगर अब तक कर दिया तो अब मत करना। तो नीड थ्योरी हमारी क्या बोलते हैं? नीड थ्योरी हमारी मोटिवेशन की ही एक थ्योरी हमारी बोलती है कि एक इंडिविजुअल की कुछ बेसिक नीड्स होती है, उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक इंडिविजुअल काम करता है। ठीक है जी, इसमें क्या क्या है कि एक इंडिविजुअल की कुछ नीड्स है और वो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही एक इंडिविजुअल काम करता है। जैसे कि इसे हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोलते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स भी इसे ही बोलते हैं कि हमारी कुछ जरूरतें हैं जो सीक्वेंस में चलती है, हमारी कुछ जरूरतें हैं जो एक सीक्वेंस में चलती है। कि हमारी जरूरतें कैसे चलेगी ये समझना बात, फिर आपको डिटेल बताऊंगा इसकी। कि सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी शारीरिक नीड्स है कि खाना, पानी, हवा, शेल्टर से छिपाने के लिए, सोने के लिए जगह, कपड़े, एंड नीड फॉर रिप्रोडक्शन, नीड फॉर सेक्स। ये सभी हमारी कुछ बेसिक नीड्स है भाई। इन बेसिक नीड्स के चलते ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी लोअर लेवल ऑफ नीड्स है। कौन सी? बेसलाइन नीड्स या फिर लोअर लेवल ऑफ नीड्स से पूछा गया कि कौन सी नीड्स बेसलाइन नीड्स है, लोअर लेवल ऑफ नीड्स है। तो सबसे पहले कौन सी नीड? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, खाना पानी। जब ये नीड पूरी हो जाती है तो एक आदमी भागता है सेफ्टी नीड्स की तरफ कि अब तो मुझे थोड़ा सा कुछ रोजगार भी चाहिए, अपनी स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, इंप्लॉयमेंट चाहिए। तो सेफ्टी नीड्स एक आदमी थोड़ा सिक्योर सेफ फील करता है। फिर वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है कि मुझे प्यार चाहिए, परिवार चाहिए, अब मुझे चाहिए कि समाज में मेरा कुछ कनेक्शन हो, मुझे समाज में कुछ लोग जाने। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या है? अभी तो जान पहचान की बात थी लव एंड बिलोंगिंग में। एस्टीम नीड्स में एक आदमी ये कहता है कि मुझे इज्जत भी दे, मेरी मान्य भी, मेरा एक समाज में दबदबा हो, पहचान हो, रुतबा हो, एक समाज में मेरी आज़ादी हो, समाज में मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे उस तरह से लोग देखें कि हाँ ये भाई साहब जा रहे हैं, कि ये साहब जा रहे हैं, ये। तो उस तरीके से वो नीड्स लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि एक इंडिविजुअल का क्या विजन है, क्या लाइफ में वो करना चाह रहा है, क्या उसका अल्टीमेट टारगेट है, उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है, और अपने आप को समाज में किस तरीके से रखना चाह रहा है, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये 5 तरह की नीड्स हमारी होती है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, देन एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक के बाद अगर एक नीड पूरी होती है तो आगे फिर आगे बढ़ता रहता है इसमें। ये हमारी क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। सॉरी, ये हमारी कौन सी नीड्स है? बेसिक नीड्स होती है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को नहीं होती। इसमें दिक्कत क्यों नहीं होती? क्योंकि बीपीएड तक ये चीज़ कई बार पढ़ चुके होते हैं, बीपीएड में, और कुछ कई लोग एमपीएड में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो आप चीज़ें नहीं पढ़ी उनकी बात हम करेंगे। तो जो नीड थ्योरी की बात करें तो ह्यूमन नीड्स जो है ना, ह्यूमन नीड क्वेश्चन यही खत्म हो गया इसमें। यही क्वेश्चन आते हैं किसने दिए? क्वेश्चन क्या आता है? किसने दी भाई? अब्राहम मास्लो ने कब दी, देख लेना। और दूसरी बात आती है कितनी नीड्स होती है? 5 होती है। इनका सीक्वेंस क्या है? इनका सीक्वेंस है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लोअर लेवल की नीड कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड्स कौन सी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टॉपिक खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आता। यहीं कहीं से फुल स्टॉप लग जाता है, इसके बारे में वैसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं डिटेल में से। ह्यूमन नीड्स हैव एटलीस्ट 2 काइंड ऑफ नीड्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स की 2 तरह की नीड होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी नीड्स, अदर वन इज सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी नीड्स क्या है? प्राइमरी नीड्स बायोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल मतलब ये एक इंडिविजुअल को कोई सिखाता नहीं है, लेकर ही इंडिविजुअल इन नीड्स को लेकर ही पैदा होता है। एंड सेकेंडरी नीड्स हैव एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन एंड आर लर्न। और सेकेंडरी नीड्स तो बाहर समाज में रहकर सीखता है वो। तो जो एक इंसान की, एक आदमी की जो पूरी की पूरी जिंदगी बीतती है ना, इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने में। और मोबाइल से ऑनलाइन नहीं आया,
इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने में एक इंडिविजुअल की पूरी जिंदगी बीत जाती है, इसी के लिए वो टोटल स्ट्रगल करता है। तो अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की थ्योरी दी, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दी है हमारे। आवाज आई होप बिल्कुल क्लियर आ रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है, आपको भी देखिए ना? Yes, sir. Clear. ठीक है जी। तो अब्राहम मास्लो ने क्या किया, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की थ्योरी दी, व्हिच केम टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन रीसेंट टाइम, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली मोटिवेशन की थ्योरी बन चुकी है। लिख लिया इतना सभी ने? लिख लिया होगा। Yes, sir. अब नीड थ्योरी में क्या था, लोवेस्ट लेवल ऑफ द पिरामिड आर मेड अप ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड्स। जो लोवेस्ट लेवल है पिरामिड का, सबसे नीचे वाला लेवल है, ये किससे मिलकर बना है? ये बना है सबसे ज्यादा बेसिक लेवल की नीड्स है, उन मोस्ट बेसिक नीड्स से मिलकर ये पिरामिड बना हुआ है। ये कौन सी सबसे बेसिक नीड्स है? Whereas the more complex needs are located at the top of the pyramid, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स नीड्स है वो कौन सी है? वो है हमारी टॉप ऑफ द पिरामिड में, सबसे ऊपर। यस एग्जैक्टली, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जी नीड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड और बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट। सबसे नीचे हम देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली नीड कौन सी है? जो हमारी बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट है भाई, पहनने को कपड़े चाहिए, खाना पानी चाहिए, नींद चाहिए, ये तो क्या है? ये तो बिल्कुल बेसिक है। वंस दीज लोअर लेवल नीड्स हैव बीन मेट, एक बार अगर ये नीड्स पूरी हो जाए तो उसके बाद इंसान ऊपर बढ़ने की सोचता है। इतनी बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें आगे क्या है? एज पीपल प्रोग्रेस अप इन द पिरामिड, जैसे जैसे इंसान, जैसे जैसे लोग बाग इस पिरामिड में ऊपर बढ़ते जाते हैं, नीड्स बिकम इंक्रीजिंगली साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो यही नीड्स, अभी तो कौन सी नीड थी भाई? नीचे थे तो नीड कैसी थी? फिजिकल नीड्स थी, खाने पीने पहनने की। लेकिन जैसे जैसे इस पिरामिड में ऊपर जाते हैं तो ये नीड हमारी कैसी हो जाती है? थोड़ी साइकोलॉजिकल और सोशल, कि अब तो जी मुझे ये शांति भी चाहिए, ये सुकून भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सोशली भी मुझे लोग माने, मुझे करे। और सबसे पहले क्या नीड थी? कि कोई बेशक गाली दे, धिक्कार ले, लात मार दे, कुछ भी कर ले, ना पहचाने, बस खाने को तो रोटी मिल जाए। सबसे पहले यही तो होती थी नीड। यही तो नीड है कि मारे कुछ भी करे यार, किसी से मांग लो, कुछ भी कर लो, कोई गाली दे देगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन खाने को तो रोटी मिल जाए बस। इज इट? तो वो फिजिकल नीड है। उसके बाद ऊपर जाते तो थोड़ा रुतबा भी चाहिए, थोड़ी सोशलिटी भी चाहिए, समाज में चार लोग मानने भी, इज्जत भी दे, शांति हो, पीस हो, मोटिवेशन हो। ये कब होती है? ये सिचुएशन कब आती है? जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर बढ़ते रहते हैं। सून द नीड फॉर लव, फ्रेंडशिप एंड इंटीमेसी बिकम इंपॉर्टेंट। जैसे ही ऊपर ऊपर जाते हैं तो प्यार, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फर्दर अप द पिरामिड द नीड फॉर पर्सनल एस्टीम एंड फीलिंग्स आर अकम्प्लिश्ड टेकन राइट। तो जैसे और ऊपर जाते हैं तो फिर आते हैं कि मेरा आत्मसम्मान, मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, मेरी ये नीड फुलफिल हो। Maslow emphasized the importance of self-actualization, which is the process of growing and developing a person to achieve individual potential। कि एक आदमी, एक मिनट भाई आ गया, जस्ट अ मिनट। चीजें फिजिकल नीड्स से साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स तक कैसे आई? आई होप एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर और बात सुनो, और बात हमारी इसमें, एक मिनट भाई। अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की, कौन कौन है? प्रांजल, प्रांजल एक्टिव है नहीं है? एक्टिव है, कहाँ लोग हैं यार? प्रांजल एक्टिव है? चलो जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सी नीड है वो जो किसी चीज की कमी से हो रही है? अब नीड हमारी यहाँ पे हमने देखी, दो नीड है ना। एक तो है कि कुछ उसकी वो चीज हमारे पास में, तो उसकी कमी हुई, तब उसकी जरूरत महसूस हुई। और एक नीड है कुछ पाने की नीड, कि ये चाहिए, और कुछ कमी की नीड। इनमें कौन सी नीड है जो किसी कमी की वजह से है? बताओ। Safety needs, physiological and safety. Physiological needs. हाँ बिल्कुल, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड एस्टीम। ये जो नीचे की नीड्स है ना, बेसिकली ये तीन, ये एस्टीम दोनों में आ जाती है इनमें। लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल, ये हमारी डी नीड्स। डी नीड का मतलब क्या? लोअर लेवल ऑफ नीड, मतलब कि ये नीड किसी चीज की कमी से है, ये जरूरत, ये नीड किसी चीज की कमी से है। और ये बीइंग नीड्स है कि ऐसा तो हम बनना चाहते हैं, ऐसा हम करना चाहते हैं, ये वो नीड है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो कौन सी? बिल्कुल बताएगा आपको बी नीड्स कौन सी, आप बस थोड़ा सा सब्र रखें, मुझे इस तीसरी लाइन पे आ जाने दो। फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड एस्टीम नीड्स आर डेफिशिएंसी नीड्स। जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सिक्योरिटी है, सोशल और एस्टीम नीड्स हमारी कौन सी है? डेफिशिएंसी नीड्स। मींस दैट नीड्स अराइज ड्यू टू डेप्रिवेशन। ये नीड हमारे पास है नहीं, कोई इज्जत नहीं दे रहा, खाने को कोई रोटी नहीं दे रहा, नौकरी नहीं दे रहा, कपड़े नहीं दे रहा, उस चीज की कमी से हमें ये नीड आई। इसलिए इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया डी नीड्स, या फिर नीड अराइव ड्यू टू डेप्रिवेशन। सेटिस्फाइंग दीज लोअर लेवल नीड्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड अनप्लीजेंट फीलिंग और कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों है? क्यों सेटिस्फाई करना जरूरी है? क्योंकि जो फेयर ऑफ फेलियर यार, क्या जिंदगी आ गई यार, क्या हो गया यार, ये क्या है, वैसे खाने को ना मिले, ये ना होना, उन सब चीजों को रोकने के लिए हमारी ये नीड्स फुलफिल करना बहुत जरूरी है। Maslow termed the highest level of the pyramid as growth need or being need or B needs. Needs do not stem from the lack of something but rather from the desire to grow as a person। ये किसी चीज की कमी में नहीं है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन ये तो कुछ बनने की जरूरत है। कुछ क्या बनेगा आदमी? आदमी बनेगा, क्या बनेगा? कि कुछ उसे क्या डिजायर्स है, उसके क्या इच्छाएं है उसकी, उसके लिए ये बीइंग नीड्स, ये बनना चाहता है। बात समझ आइए? दोनों बी नीड और डी नीड क्या है? अगर एक भी बच्चा है जिसे समझ नहीं आई तो बता दो, क्योंकि यही चीज है जो आपको पता है वो किसी को नहीं पता, और आपको भी नहीं पता होगी, तो आप में और में कोई डिफरेंस नहीं होगा।
बताओ जी। Yes, sir. Yes, sir. Clear, जो sir. बातें मैंने आपको बताई थी नीट थ्योरी के बारे में, वही सारी बातें यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है, देख लेना आप, कुछ नहीं मतलब इन्हें अब दोबारा पढ़ने का। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो नीट थ्योरी बताओ भाई, किसे समझ नहीं आई? किसी मुझे नहीं आई नीट थ्योरी समझ। Clear है सर। उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दो यार, फिर 2-3 रिक्वेस्ट पड़ी है। हाँ जी, अब आती है हमारी ग्रैंड थ्योरी। ओके जी, गॉट इट, ठीक है जी। फिर आते हैं ग्रैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किसका किसने दी है? और ये थ्योरी कब दी देख लेना एक बार, आ जाएगा वैसे तो इसका। तो जो मैस्लो थे, मैस्लो के काम को ही आगे बढ़ाते हुए कौन सी थ्योरी, ग्रैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आई? कैसे? भाई यहाँ से बोलने में और यहाँ से बोलने में फर्क है क्या? ऐसे बोल दो वो ठीक है, जो पहले बोला था वो ठीक है? दोनों ठीक है सर। दोनों ठीक है सर। आवाज क्लियर है सर दोनों। पहले ठीक था, ठीक है। अभी थोड़ा आवाज ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा आ रही है क्या अभी? मतलब थोड़ा लाउड ठीक है है सर, सर। प्रॉब्लम नहीं। तो बस फिर तो और अच्छा वॉइस है, क्लियर है सर। ठीक है, तो वैसे रख दिया फिर, क्लियर है तो क्लियर है सर। ठीक है। तो ये हमारी ग्रैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने, लियोनार्ड ने दी थी भाई। लियोनार्ड बेबियस एंड स्कूल ने 1995 में थ्योरी दी थी। ही प्रपोज्ड 5 फैक्टर्स एट द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इसने 5 फैक्टर दिए थे मोटिवेशन के। क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा ये तो दूसरी थ्योरी, हाँ इससे क्वेश्चन पूछे गए, इससे बस यही क्वेश्चन नहीं पूछे, ये तो पूछे गए क्वेश्चन किसने दी, कब दी थ्योरी। साथ ही साथ इससे 4-5 क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से पूछे गए। ये थ्योरी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। जितना मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे जोर दिया था ना आपको समझाने के लिए, उतनी ही इंपोर्टेंस इस थ्योरी की भी है। तो कल से भाई आपकी क्लास, कल कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना, मैंने आपको पहले बताया था। कल से शायद आपकी इस हफ्ते क्लास वेडनेसडे है। हाँ वेडनेसडे, आज ट्यूसडे ना, कल वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे। बीच में कोशिश करूंगा मैं 1-2 क्लास ले लूँ, कोशिश करूंगा कल भी ले लूँ, लेकिन ऐसे चांसेस हो सकते हैं कल के तो फिर भी चांस है आपकी क्लास होने के। इसलिए आपकी सैटरडे संडे क्लास ली, ताकि हफ्ते में 5 दिन ना होगा, एटलीस्ट 4 दिन तो काउंट हो जाए आपके। तो 2-3 दिन शायद आपकी क्लास ना हो भाई, कोशिश पूरी रहेगी मेरी क्लास हो आपकी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप वाली बात नहीं है। सैटरडे संडे आपका क्लियर है, ठीक है। इस सैटरडे संडे आपका मैंने जो लास्ट वाला था मैं आपको कवर कराई दिया 2 लेक्चर, कोई बात नहीं। तो ग्रैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमारी कब दी, इसका बता रहा था मैं। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन इस अकेले से कई बार पूछ लिए। इस थ्योरी में ये नहीं पता मुझे तो ऐसा है क्या। देखो जी, एक है इसमें 5 फैक्टर है, 5 तरह के फैक्टर है जो कि बिल्कुल जी रिवीजन कर लेना। 5 तरह के फैक्टर है जो कि मोटिवेशन के सोर्स है। कितने फैक्टर है भाई इसमें, पहली बात तो यही बता दो ग्रैंड थ्योरी में 5 फैक्टर है। 5 फैक्टर क्या है? ये 5 फैक्टर ही मोटिवेशन के सोर्स है। पहला कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक प्रोसेस मोटिवेशन, गोल इंटरनलाइजेशन, इंटरनल सेल्फ कांसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल सेल्फ कांसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन। देखो जी, इसमें क्या है? 5 फैक्टर है। ये 5 फैक्टर क्या करते हैं जी, बता सकते हैं कोई? मोटिवेट बिल्कुल मोटिवेशन का सोर्स का काम करते हैं। एग्जैक्टली, मोटिवेशन के सोर्स का काम करते हैं। अब एक एक करके ध्यान से सुनना, एक भी अगर समझना है हाथ तो हाथ पूछ लेना, एक एक इनसे पूछा गया, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन में क्या होता है? कोई रिवॉर्ड या पनिशर, कि एक आदमी काम इसलिए कर रहा है कि या तो उसे पैसे मिलेंगे इस काम को करने के। एक आदमी काम क्यों कर रहा है? एक आदमी काम इसलिए कर रहा है कि या तो उसे इस काम को करने के पैसे मिलेंगे, या फिर अगर वो इस काम को नहीं करेगा, या फिर अगर वो इस पर्टिकुलर काम को नहीं करेगा तो क्या होगा? उसे पनिशमेंट मिलेगी, या तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा या उसे पनिशमेंट मिलेगी। इन दो चीजों के लिए वो कोई काम कर रहा है। तो ये कौन सा मोटिवेशन है? ये है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। एग्जैक्टली। फिर आता है हमारा इंट्रिंसिक प्रोसेस मोटिवेशन, कि एक इंडिविजुअल काम क्यों कर रहा है? एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एंजॉयमेंट मिल रहा है, उसे मजा आ रहा है, उसके अंदर से इच्छा है करने की। तो ये हमारा इंट्रिंसिक प्रोसेस मोटिवेशन। उसके बाद गोल इंटरनलाइजेशन। गोल इंटरनलाइजेशन में हमारा क्या है? गोल इंटरनलाइजेशन में हमारा सेल्फ डिटरमाइंड वैल्यूज एंड गोल्स की मैं पूजा कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरा तो मानना है कि मैं मंगलवार के फास्ट पे रहता हूँ और ये हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और पूजा करता हूँ, मेरा तो ये मानना है। ये मेरा एक सेल्फ डिटरमाइंड वैल्यूज एंड गोल्स है कि मुझे तो ऐसा करना ही है, मैं तो ऐसा करता ही हूँ, ये मेरे मानना है। तो मैं मंगलवार का फास्ट पे रखता हूँ जी, और मैं क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। गोल इंटरनलाइजेशन कि मुझे ये काम करना है। वो सब जगह हो सकता है स्पोर्ट्स के, मुझे तो 4 बजे अपने हॉल में जाना ही जाना है, जूडो हॉल में या अपनी ट्रैक एंड फील्ड में जाना ही जाना है। गोल इंटरनलाइजेशन। फिर इंटरनल सेल्फ कांसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन। इंटरनल सेल्फ कांसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन क्या है? कि खुद को ही एक आइडियल बना लिया, खुद को सोच लिया कि आज मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं जब नेट के लेवल तक जाऊँ जेआरएफ करूंगा तो मैं कैसा लगूंगा। अब खुद को मैं कैसे करूँ? अब एक अपने सेल्फ को कैसे बना लिया, एक जेआरएफ को खुद में ही। एक तो मेरी रियलिटी है कि जो मैं हूँ, एक तो मैं हूँ, और दूसरा मैं ही हूँ अभी जो जेआरएफ लेकर बैठा है। तो मैं अपने आप को आज जिसके पास कुछ नहीं है, इस जेआरएफ वाले से मैच कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है कि मेरे पास ये अचीवमेंट है, ये जेआरएफ है, कि मैंने अपना एक आइडियल सेल्फ डेवलप कर लिया कि मुझे जेआरएफ करना है। और उससे मैं अपने बिहेवियर को मैच कर रहा हूँ कि मैं सारे काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी एक जेआरएफ वाला, खुद को जेआरएफ वाला बनाना है। देन
एक्सटर्नल सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन, ये किसी और से कि ये देखो शुभम सर, इन्हें तो देखो बीएससी के बाद डायरेक्ट एमपी कर ली, 2 साल भी बचा लिए, जेआरएफ भी कर लिया, ये भी कर लिया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी निकाल लिए, 4-5 किताब भी लिख दी, रिसर्च पेपर भी कर दिया, ये भी कर दिया, इतने बच्चों ने जेआरएफ निकलवा दिया, सारे काम मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ऐसे ही करना है। तो ये क्या है, कोई आइडियल सेल्फ, एक्सटर्नल सेल्फ है जिससे मैं अपने बिहेवियर को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो ये है मेरा एक्सटर्नल सेल्फ बेस्ड मोटिवेशन। बताओ जिसमें कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया? क्लियर है सर। क्लियर सर। अब इसमें मैंने 2 लाल रंग के बनाए हैं और 3 नीले रंग के बनाए हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे ऊपर? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा क्यों है जी? सर ये जो रेड कलर्स हैं ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के हैं और 3 इंटरनल। जो ये रेड वाले हैं ये एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, इनके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए मोटिवेट करने के लिए। और ये जो ब्लू वाले हैं ये कैसे है, ये है इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर जो काम करते हैं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स है। बात समझ आई सभी को? देखने से पता लग रहा होगा, आप कह रहे हो हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, देख लो एक बार ध्यान से जाए, यही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर यही बात यहाँ लिखी हुई है इंग्लिश में। 1 और 5 कैसे है, एक्सटर्नली ओरिएंटेड है, यही बात यहाँ पे इन्होंने भाषणबाजी दे के लिख दी, जो आपको सिंपल बताई। तो सिंपल पे जाना है, इस भाषणबाजी के चक्कर में मत पड़ना। 2, 3 और 4 कैसे, इंटरनली ओरिएंटेड, जो अंदर से आते हैं। तो ग्रैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसे समझ नहीं आई? एक्सटर्नल फैक्टर भी पूछा गया है, इंटरनल फैक्टर भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है इसमें कि थर्ड फैक्टर कौन सा है, सेकंड फैक्टर कौन सा है, इस तरीके से पूछा गया है। इसमें कितने फैक्टर होते हैं? 5 होते हैं। किसने दी? लियोनार्ड ने दी। कब दी? 1995 में दी। कितने फैक्टर है? 5 है। एक्सटर्नल कितने हैं? 2 है। कौन से? पहला और तीसरा, पहला और पांचवा कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल और एक्सटर्नल सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन। इंटरनल कौन से है? इंटरनल दूसरा, तीसरा और चौथा क्या क्या है? इंट्रिंसिक प्रोसेस मोटिवेशन, गोल इंटरनलाइजेशन, इंटरनल सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड मोटिवेशन। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से याद रखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं मेरे भाइयों। आगे चलते हैं थोड़ा सा जिंदगी में। एल्डरफर ERG थ्योरी से पूछ लिया कि ये थ्योरी किसने दी? किसने दी भाई ये थ्योरी? पढ़ के भी नहीं गए तब भी बता दो किसने दी। नॉलेज तो है आप लोगों को वैसे, और बात एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। क्लासेस सही चल रही है ना भाई हमारी? कोई दिक्कत परेशानी तो किसी को नहीं आ रही वैसे भी समझने में? नहीं सर। या किसी ठीक है ना सब? नो सर। गुड गोइंग सर। फिर ठीक है भाई। ERG थ्योरी, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। आपका हेल्थ भी खत्म हो जाएगा, एक आध लेक्चर रहेगा हेल्थ का भी आपका, यस सर। एक रहेगा शायद है ना? मोस्ट कंप्लीट। फिर आपका पेपर 1 शुरू हो जाएगा। एनवायरमेंट या हायर एजुकेशन में कैसे कोई एक सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा आपका जल्दी। नहीं सर, सर ने स्पोर्ट ट्रेनिंग बोला कल से। ट्रेनिंग कह रहे हैं क्या? ट्रेनिंग करवा देंगे? ट्रेनिंग या फिजियोलॉजी? क्या कह रहे हो? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सर। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिजियोलॉजी बोल रहे हैं। तो फिजियोलॉजी तो नहीं होगा अभी आपका, फिजियोलॉजी तो भी नहीं होगा आपका, फिजियोलॉजी बिल्कुल लास्ट में कराएंगे। वही सर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए कहा है सर ने कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग शायद आपका बाद में हो, पहले आपका एनवायरमेंट या हायर एजुकेशन कराया जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। एल्डरफर ERG थ्योरी हो सकता है ट्रेनिंग में, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एनवायरमेंट या हायर एजुकेशन में ज्यादा चांसेस है। तो किसने दी ERG थ्योरी? एल्डरफर ने दी। ये आगे था, एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी ERG की, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसी चीज के ऊपर बेस्ड है ये भी, इसी चीज के ऊपर। कहां पढ़ा था ये हमने? सर नीड थ्योरी। नीड थ्योरी में पढ़ा था। एल्डरफर डेवलप्ड अ कंपैरेबल हायरार्की विद हिज ERG थ्योरी। एल्डरफर ने क्या किया? एल्डरफर ने एक कंपैरेबल हायरार्की बनाई अपनी ERG थ्योरी से, जिसमें क्या क्या था? फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी, द लोअर ऑर्डर नीड्स आर प्लेस्ड इन एक्सिस्टेंस कैटेगरी। इन्हीं 5 को इसने अलग-अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी में किसमें डाल दिया इसने? एक्सिस्टेंस की कैटेगरी में डाल दिया। और जाके क्या करा इसने? लव एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स इन रिलेटेडनेस कैटेगरी। रिलेटेडनेस में क्या क्या आ गया हमारा? लव और सेल्फ एस्टीम इसने रिलेटेडनेस में डाल दिया। और ग्रोथ में क्या डाला? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द ग्रोथ कैटेगरी इज कंटेन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स। कुछ सेल्फ एस्टीम के नीड्स और कुछ सेल्फ एक्चुअल, और पूरी तरीके से जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है वो ग्रोथ में है। तो इसमें अगर हम बात करें एक्सिस्टेंस में क्या क्या है? एक्सिस्टेंस में हमारी है फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी, रिलेटेड में लव एंड सेल्फ एस्टीम, ग्रोथ में क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम, ये हमारी ग्रोथ में है। ग्रोथ की क्या जरूरत है? ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ रिलेटेडनेस, क्योंकि आपको एक चीजें बता दी मैंने, ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है। बस इसमें क्या बात अलग थी? इसमें यही बातें अलग थी कि इसने इन 5 की 2-2 कैटेगरी बना दी। 5 की क्या करा इसने? 2-2 कैटेगरी में डाल दिया। ग्रोथ में क्या कर दिया? ग्रोथ में अब एक ये नीचे शुरू होते हैं एक्सिस्टेंस से। एक्सिस्टेंस में क्या होगा? एक्सिस्टेंस में एक आदमी मटेरियल और साइकोलॉजिकल डिजायर्स को पूरा करेगा, रिलेटेडनेस में इंडिविजुअल रिलेशनशिप, और समाज में कैसे रहेगा? ग्रोथ में क्या है? एक पर्सन अपने क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एफर्ट लगा के खुद को उसके एनवायरनमेंट में खुद को प्रूव करेगा कि मेरे डिजायर्स तो ये है, मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, इसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा, ये मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ करूं। वो सारी चीजें हमारी ग्रोथ में आती है, ग्रोथ में आती है। अब यहाँ तक की तो बातें आपको मैंने बता दी नीड थ्योरी में। इस थ्योरी में फिर ऐसा क्या है कि सर जी अगर ऐसा ही करना था तो नई थ्योरी कैसे बनी? ये क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल कि इन्होंने नई थ्योरी क्यों बना दी फिर, अगर इन 5 चीजों को 3 जगह ही लिखना था तो फिर भी इनका जिक्र हो रहा है, तो इसका तो थ्योरी का मतलब ही नहीं, पहले थी। तो इसका मतलब ये है भाई कि अब 3 चीजें हमारी है, क्या क्या है? एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। और जो हमारी कौन सी थ्योरी है? ब्रेन थ्योरी, नहीं है क्या? यस सर। यस सर कर रहे हो यार, श्रवण कर लो।
ERG थ्योरी हमारी ERG ERG है, ग्रैंड थ्योरी नहीं है। और जो हमारी ERG थ्योरी है, ERG थ्योरी हमारी किस चीज के ऊपर काम करती है? हमारी ERG थ्योरी फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर? फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन। ये PL नहीं, PLE आएगा ना प्रिंसिपल में। तो PLE सर। मेरी इंग्लिश देखते रहा करो भाई, मैं कितना बड़ा अंग्रेज हूं, आपको आइडिया लग गया होगा इसका। इंग्लिश हिंदी में बताते रहा करो, कुछ स्पेलिंग वगैरह हो जाए तो उल्टी सीधी, क्योंकि पता लग गया होगा आपको, जहां तक मुझे लग रहा है कि अंग्रेज में कितना बड़ा हो। तो इसमें क्या है? फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका तो मतलब हमारा सिंपल सा है कि अगर ये चीज हो गई, अगर ये चीज हो गई, सॉरी, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल हमारा सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन प्रिंसिपल। कोई केवी वगैरह का इंटरव्यू दे के आया है क्या भाई? आप में से कोई केवी का इंटरव्यू दे के आया क्या अब तक? नो सर। मेरा एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुआ क्या? अच्छा, स्टार्ट नहीं हुआ क्या? 25। अच्छा, आप में से कितने हैं केवी वाले? है क्या कोई? इसका 26 तारीख को है यार। है क्या आप में से भी कोई, या कोई नहीं है? नो नो सर। सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देखे चलो भाई। यहाँ तो क्या होगा इसमें? 26 को है मेरा, तो कल या परसों शायद कहाँ पे है निकलूंगा सर? यार। भोपाल में ही है सबका। ओके सर। कपड़े भी लाया अभी तो यार, मैं कपड़े भी लेके आना है इंटरव्यू के लिए। बता दो यार कोई बढ़िया सा, कोई कॉम्बिनेशन शर्ट और पैंट का। सर मैं डाला ही है सर, ट्रैक सूट में ही रहते सर। ट्रैक सूट में ही जाना चाहिए। लोवर और टी-शर्ट में ही लाइक करती है सर। हमारी भी ऐसे ही कट रही है यार। आपको पढ़ाने के लिए शर्ट पहन लेते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर शर्ट ही दिखती है ना इसमें। यस सर। तो हमारी ERG थ्योरी दो प्रिंसिपल पे काम करती है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर और सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये कोई काम हो रहा है तो आगे बढ़ूंगा, और अगर इसमें ये काम नहीं हो रहा है तो वापस आ जाऊंगा पीछे। इसमें ये नहीं है कि अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर डायरेक्ट जाऊंगा। इसमें तो ये है कि नहीं हो रहा तो पीछे आ जा, हो रहा है तो आगे बढ़ जा। ये काम अगर हो रहा है, ये नीड फुलफिल हो रही है तो ऊपर चले जा, और नहीं हो रही तो वापस आ जा। ये किसकी खासियत है? ERG थ्योरी की यही बात इन्होंने बताई है कि अगर कोई एक नीड फुलफिल हो रही है, चाहे वो ग्रोथ नीड हो, चाहे वो रिलेटेडनेस की नीड हो, चाहे वो एग्जिस्टेंस की नीड हो, ये बिल्कुल स्टेप नहीं फॉलो करेगी कि एक के बाद एक कैसे जाएगी। इसमें तो अगर नीड फुलफिल हो रही है तो आगे बढ़ जाएगी, और नहीं हो रही है तो वापस आ जाएगी। इसमें कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं है। एग्जिस्टेंस की नीड अगर पूरी हो रही है तो कहाँ चली जाएगी? रिलेटेडनेस। फिर पूरी है तो कहाँ? ग्रोथ। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हालत खराब होगी, वैसे वापस कहाँ पे आ जाएगी? एग्जिस्टेंस पे आ जाएगी। बात समझ रहे हो क्या कह रहा है? यस सर। Yes, यही sir. हमारा सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का प्रिंसिपल है। ये देखो, इफ द हायर लेवल ऑफ नीड्स फेल टू बी फिल्ड देन अ पर्सन मे रिग्रेस एंड सीक द फर्दर फिल लोअर नीड्स स्टिल। अगर वो नीड फुलफिल नहीं हुई तो वापस आ जाएगा। ऐसी कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं है कि अब तो क्या करूं, मुंह कहाँ छिपाऊं, ये करूं वो करूं, नहीं हुआ तो वापस। तो ये हमारी कौन सी थ्योरी बोलती है? एल्डरफर की ERG थ्योरी हमारी ये बात बोलती है। ज्यादा तो नहीं हुआ, कर लेगा पूरा इसे। एक दो थ्योरी नीड हो रही होगी बस, एक एक ही रह रही है बस, इसे तो करेगा ही फिर। एक्वायर्ड नीड थ्योरी, वन ऑफ द, सर जी सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हो, सिलेबस यही है, इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जब आए हुए इसमें से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, एक्वायर्ड नीड थ्योरी। इसे क्या क्या बोलते हैं प्यार से? 3 नीड थ्योरी भी बोलते हैं जी, लर्न नीड थ्योरी भी इसे ही बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया ऐसा कि अलग थ्योरी बना दी? इसमें यह हुआ, मैक्लीलैंड 1960 76। चलो आपको आज एक चीज सिखाता हूँ, ये एटोल लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बता दो आज। चलो आपका नाम लिख देता हूँ, मोहित एट ओल। बताओ जी क्या मतलब है इसका? और लोगों ने किया ऐसा कुछ है सर। मोर And देन वन others. पर्सन, एग्जैक्टली जी, दो या बिल्कुल। तीन लोग ऐड होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है उसी का नाम आता है। वाह यार, नॉलेज तो यार आप लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। और बात, और बात, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके साथ और भी लोग हैं। इसका मतलब एंड अदर्स, मोहित एंड अदर्स। ठीक है, तो इसी के बाद मैक्लीलैंड ने 1976 में डिस्क्राइब द नीड्स आर नॉट सिंपली इनहेरिटेड बट आल्सो शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस ओवर टाइम। कि जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी नीड्स है, ये तो सिंपली बस इनहेरिटेड ही नहीं होती, ये तो एक्सपीरियंस के साथ साथ और टाइम के साथ साथ भी मैटर करती है हमारी नीड्स। और भी लोक, लोक नहीं है त्रिलोक दर्शी विराज, लोग है लोग। बस ठीक हाँ है, तो चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। मिस टाइपिंग है टाइपिंग सर। मिस्टेक हो गया था। ठीक है। तो मैक्लीलैंड ने क्या किया? इसने डिस्क्राइब किया कि जो नीड्स है वो केवल इनहेरिटेड नहीं होती, वो हमारे एक्सपीरियंस और टाइम के साथ साथ भी शेप होती है। नीड थ्योरी इज अ मोटिवेशनल मॉडल दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द नीड्स फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन
पावर अफेक्ट द एक्शन ऑफ पीपल। कि ये नीड थ्योरी क्या है? एक मोटिवेशनल मॉडल है। एक्वायर्ड नीड थ्योरी है, ये क्या है? एक मोटिवेशनल मॉडल है जो बताता है कि अचीवमेंट के लिए नीड, कि मुझे तो कोई अचीवमेंट करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, उसके लिए नीड। एफिलिएशन के लिए नीड, कि मुझे कोई एफिलिएट करे, मुझे समाज में लोग माने, तो मेरा दबदबा बना रहे, मेरे से डरे, मतलब नीड फॉर पावर। इनसे कैसे एक इंडिविजुअल का मोटिवेशनल मॉडल तैयार होता है। तो यारों, दोस्तों, मित्रों, इसी को ही अब आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज नीड्स फॉल इनटू 3 जनरल कैटेगरीज। इसमें से ज्यादातर नीड 3 जनरल कैटेगरी में फॉल करती है जी। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। तो एक्वायर्ड नीड थ्योरी के अकॉर्डिंग कितनी नीड है भाई बताओ? पूछा गया है ये, मैं पानी ले आऊं तब तक। कितनी नीड है? 3 3 3 नीड है बिल्कुल। कौन कौन सी? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड ऑफ हाँ, नीड फॉर पावर। इनके तो ये है ना, यही चीज इसमें लिख लो, यही इनका शॉर्टकट है। ये भी पूछा है कि NaCH का क्या मतलब है, NaFT का क्या मतलब है, ऐसे बच्चों वाली बातें भी पूछ ली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Which means that in life we seek all power, achievement and affiliation। तो इसका मतलब है कि जिंदगी में हम सभी क्या पाने की कोशिश करते हैं लाइफ में? पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। यही बताना है बस आज आपको क्या है। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या है? कैसे लिखते हैं नीड फॉर अचीवमेंट को? NaCH। People who have need for achievement prefer to work on tasks of moderate difficulty in which results are based on their effort rather than on anything else to receive feedback on their work. Achievement based individuals tends to avoid both high risk and low risk situation। ये क्या कह दिया सर जी आपने? इसका मतलब भाई ये है कि जो नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर अचीवमेंट में जो लोग नीड फॉर अचीवमेंट को फॉलो करते हैं, जो लोग, जिन लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो नीड फॉर अचीवमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी नेचर नीड फॉर अचीवमेंट वाली है, तो वो किस डिफिकल्टी लेवल का काम करते हैं? ये तो इजी काम करेंगे, मॉडरेट डिफिकल्टी का काम करें। क्यों? क्योंकि उन्हें तो ये चीज अचीव करनी है, उन्हें तो ये है कि मैं एफर्ट लगाऊं और मुझे तुरंत फीडबैक मिले, मेरा काम भी हो जाए। तो ऐसे लोग हाई रिस्क का काम करेंगे क्या? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है क्या पता उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, क्या पता उनका काम ना हो, क्योंकि उन्हें तो अचीवमेंट चाहिए। तो ऐसे लोग मॉडरेट डिफिकल्टी का काम करते हैं। अगर काम बहुत लो रिस्क सिचुएशन में होगा, कोई रिस्क ही नहीं है, कुछ मिलना ही नहीं, कोई भी कर दे, तो फिर इन्हें अचीवमेंट कौन देगा? तो फिर इन्हें कौन अचीवमेंट देगा? इसीलिए ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग मॉडरेट डिफिकल्टी को प्रेफर करते हैं, जिसमें रिजल्ट उनके एफर्ट के ऊपर बेस्ड रहता है, तो उन्हें उनके काम का फीडबैक भी मिलता है। ये किस चीज को अवॉइड करते हैं? हाई रिस्क और लो रिस्क सिचुएशन, दोनों को ये अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नीड फॉर अचीवमेंट की बात है। इतनी बात समझ आई? किसी को नहीं आई तो पूछो। क्लियर है सर। नीड फॉर एफिलिएशन, पीपल हु हैव नीड फॉर एफिलिएशन प्रेफर टू स्पेंड टाइम क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। एफिलिएशन, लोगों से घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कहाँ टाइम गुजारना पसंद करते हैं, कहाँ टाइम बिताना पसंद करते हैं? ये लोग करते हैं अपने समय बिताना किसके साथ? अपने सोशल रिलेशनशिप बनाने के साथ। जैसे कई लोग होते हैं हमारे भी जो जानवर होते हैं, वो सबसे, हाँ भाई साहब क्या हाल है, भाई क्या है, और ये और वो दिख रहा है, वो जहाँ देख लो वहीं बातें बनानी शुरू कर देते हैं, जिससे देख लो उसे दोस्त बना लेते हैं, जो मिल जाए उससे मुंह लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग हैं नीड फॉर एफिलिएशन वाले, जिससे क्या है, ये लोग अच्छी सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, एंजॉय बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का पार्ट बनना पसंद करते हैं, एंड हैव अ डिजायर टू फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड। ये क्या, इन्हें और क्या चाहिए? कि लोग इनसे प्यार करें, इनसे मिले, इन्हें पूछे, तो इन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे, यार तो अपना ही भाई है यार, तो बैठना यार। ये लोग होते हैं। पीपल इन दिस ग्रुप टेंड टू एडर टू द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर इन देयर वर्कप्लेस एंड टिपिकली डू नॉट चेंज द नॉर्म्स ऑफ द वर्कप्लेस फॉर द फियर ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि एफिलिएशन वाले लोग हैं, ये चीजों को चेंज नहीं करते, बदलाव में बिलीव नहीं रखते, क्योंकि इन्हें फिर क्या पता कोई ना माने, बदलाव अगर कुछ हुआ उसमें ये फिट ना बैठे तो फिर इन्हें कौन एक्सेप्ट करेगा, इन्हें कौन अपने साथ लगाएगा? कि जैसे कि एक सिंपल सी चीज देखो, जो चोर, जो मतलब गुंडे टाइप होते हैं, सबके सब बदमाश गुंडे, ये वो सब बैठे हैं, इनके बीच में एक पढ़ा लिखा आदमी भी अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करेगा? बताओ आप, क्या दिखाने की कोशिश करेगा? पढ़ा लिखा दिखाएगा। ये सारे गुंडे बदमाश है तो अपने आपको भी तो यही दिखाएगा कि हाँ मेरी भी पावर है, मैं भी भाई साहब गुंडा बदमाश हूँ, मैं भी पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं भी रोड पे एक्सीडेंट करवा दूंगा, गोली मरवा दूंगा, सर फुड़वा दूंगा, घुटने तोड़वा दूंगा। ये भी तो अपने आप को ऐसे ही दिखाने की कोशिश करेगा। यस सर। क्योंकि ये अगर इनके नॉर्म्स तोड़ेगा, ये इनमें शरीफ दिखाएगा नहीं यार ये तो गलत, क्या है यार ये वो, तो ये तो, क्योंकि फिर इसे भी तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी तो है कि क्या पता मुझे यार अपने साथ उठना बैठने बंद कर दे। तो ये नीड फॉर एफिलिएशन है। द पर्सन फेवर कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, ये कंपटीशन में बिलीव नहीं रखते, ये कोलैबोरेशन में बिलीव रखते हैं। भाई चारों भाई साथ मिलकर मारेंगे ऐसे, एंड डू नॉट लाइक सिचुएशन विद हाई रिस्क और रिस्क अनसर्टेनिटी। ये बहुत हाई रिस्क को भी ये लोग पसंद नहीं करते, क्या पता दोस्ती टूट जाए, क्या हो जाए। तो दिस इज द नीड फॉर एफिलिएशन। बताओ जी, ये बात भी समझ आई क्या? यस सर। यस सर। उसके बाद आते हैं नीड फॉर पावर। पीपल हु हैव अ नीड फॉर पावर प्रेफर टू वर्क एंड प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन डिसिप्लिन। ये क्या करते हैं? डिसिप्लिन पे ज्यादा जोर देते हैं। ये पावर वाले लोग किस पे ज्यादा जोर देते हैं? डिसिप्लिन पे ये लोग ज्यादा जोर देते हैं। पर्सन, क्योंकि ये पावर वाले लोग कहेंगे मुझे तो टाइम पे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे तो टाइम पे ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब हर ना, देखो एक बात बताओ, हर आदमी के साथ कुछ चीज होती है, कुछ चीज के साथ नहीं होती। जैसे कि एक 9 से 5 जो काम करने वाला आदमी है ना, वो टाइम देगा, हो सकता है वो सुपीरियर लग्जरी लाइफ ना जी सके, और जो एक बिजनेसमैन है जो बहुत बढ़िया कमा रहा है, वो लग्जरी लाइफ तो जी लेगा, कैसे जी लेगा, लेकिन वो
टाइम Time होगा। और जो एक लीडर होगा वो डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, सामने सुनेगा नहीं, अपने पॉइंट रखेगा, अपने पॉइंट मानेगा। एक इंटेलिजेंट मान लो, एक लॉजिकल आदमी होगा, लॉजिकल मान लो, एक पावरफुल आदमी होगा जिसके हाथ में पावर है, मस्कुलर है, बढ़िया है, वो क्या करेगा, वो डोमिनेट करेगा, वो सामने सुनेगा नहीं, वो हमेशा अपने आप को सही दिखाएगा, मतलब कि नार्सिसिस्ट होगा। तो परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं यार, सबके साथ कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ सबके साथ नहीं होती है। ऐसे 7-8 चीज़ आती है, 7-8 कैटेगरी है इनकी, देख रहा था मैं। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कमी किसी ना किसी में कुछ ना कुछ रहती है। एक आदमी में सब कुछ मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, सही है। नीड फॉर पावर वाले क्या है, ये हाई डिसिप्लिन पे ज़्यादा वैल्यू प्लेस करते हैं कि नो वन इज परफेक्ट। बिल्कुल मोहित यार, नो वन इज परफेक्ट। मोहित परफेक्ट है भाई। हाँ जी, तो नीड फॉर पावर वाले किस पे ज़्यादा वैल्यू प्लेस करते हैं, डिसिप्लिन पे। क्योंकि पावरफुल लोग हैं, इन्हें टाइम पे सब कुछ चाहिए तो चाहिए। टाइम पे उठना है खुद पसंद करते हैं, टाइम पे सोना है खुद पसंद करते हैं। तो पर्सन मोटिवेटेड बाय दिस नीड एंजॉय स्टेटस रिकॉग्निशन, विनिंग आर्गुमेंट, कंपटीशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। इन्हें क्या है, इन्हें अपना रुतबा, अपना दबदबा बनाना है, हर बहस में इन्हें जीतना है, कंपटीशन रखेगा तो है क्या, एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करते कि देख मैं इतना पावरफुल हूं। विद दिस मोटिवेशनल टाइप कम्स अ नीड फॉर पर्सनल प्रेस्टीज एंड अ कांस्टेंट नीड फॉर अ बेटर पर्सनल वैल्यू। अपने थोड़े मान सम्मान प्रतिष्ठा को ज्यादा ऊपर रखते हैं और ये अपने पर्सनल स्टेटस को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नीड फॉर पावर वाले लोग होते हैं। इतनी बात भी समझ आई? सॉरी जी सर। ये सब ठीक है। देखो अब इसे ही क्या बोला गया, दीज आर टर्म्स, मतलब जो हमने अब तक पढ़ा। अब इसमें दो चीजें हैं, द मोटिव टू अचीव सक्सेस। अब इंसान क्यों काम करेगा, उसके काम करने के दो रीजन है। द मोटिव टू अचीव सक्सेस, या तो वो पास होने के लिए पढ़ेगा, या तो वो सक्सेस पाने के लिए, टॉप करने के लिए पढ़ेगा, या फिर द मोटिव टू अवॉइड फेलियर, कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, इसलिए पढ़ रहा है बस कि कहीं वो फेल ना हो जाए। दोनों चीज अलग अलग है ना, कि 33 से कम ना आ जाए, 33 से कम ना आ जाए, मतलब क्या है कि फेल ना हो जाए इसलिए पढ़ रहा है, कोने में 99% लाने इसलिए पढ़ रहा है। तो ये दो चीजें ही इस थ्योरी को इकट्ठा मिलकर बनाती है। अब नीड फॉर अचीवमेंट वाले कैसे होंगे, स्ट्राइव फॉर एक्सेल, हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक स्टैंडर्ड रखते हैं और हमेशा सक्सेस की तरफ भागते हैं। एफिलिएशन वाले यारी दोस्ती रखते हैं और एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। तो पावर वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्जी से चीजें कराने की कोशिश करते हैं। सारी की सारी बात यहाँ पर आई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी नीड फॉर पावर में एकदम हाई है तो कैसा रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। अगर उसी में लो है तो कैसा रहेगा भाई, लो है तो कैसा रहेगा, अनडिसिप्लिन, लेजी, इंडिपेंडेंट अनडिसिप्लिन। अनडिसिप्लिन। बिल्कुल, क्योंकि वो पावर में है, नीड फॉर पावर में हाई है तो डिसिप्लिन, और नीड फॉर पावर में लो है तो अनडिसिप्लिन। इनका ये अन्ना गलती से बाद में लग गया, ये पहले आएगा। नीड फॉर अचीवमेंट में हाई है तो हर हर कीमत पे जीतने की कोशिश करेगा, हमेशा सारी क्रेडिट लेने पर टॉप पे, भाई माइक बंद कर लो, टॉप पे रहने की कोशिश करेगा। और जो नीड फॉर अचीवमेंट में लो है वो फेलियर से डरता है, रिस्पांसिबिलिटी से बचता है और रिस्क से बचता है। नीड फॉर एफिलिएशन में जो हाई है वो बिल्कुल लॉयल्टी और हार्मोनी से चलता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अपने भाई है सब यार, सबसे मिलजुल करो, क्या बात है, तो विश्वास भी कर लेता है। दोनों टोटली डिसएग्रीमेंट में नहीं चलता कि क्या मुझे कोई ना माने, इसकी बात कोई ना सुने, इस तरह से नहीं जीता है। और जो नीड फॉर एफिलिएशन में कम होगा, रिमेन अलूफ, अकेला रहना पसंद करेगा और सोशल डिस्टेंस बना के चलेगा, तो नीड फॉर एफिलिएशन में लो होगा। वो नीड फॉर पावर में जो हाई होगा, कंट्रोल एवरीवन एंड एवरीथिंग, सबको और सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, एक्सप्रेस ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज, अपने पोजीशन रिसोर्सेज को दिखाएगा कि मेरी ये गाड़ी, मेरी ये पोजीशन में ये और मैं वो। नीड फॉर पावर में जो लो है वो क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, वो उन्हें कंट्रोल नहीं करेगा, वो लोगों की मानेंगे, और अपनी पोजीशन को, रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करेगा और रखेगा, खुद तक बचा के रखेगा। क्या ये ग्राफ भी आप सभी को समझ आए? ये सर यस सर। इसी के साथ हमारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन खत्म होती है भाई। ठीक है जी, जी सर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं थी थ्योरी। अभी थ्योरी तो आगे नहीं है उसमें, पर्सनैलिटी में, इसलिए कह रहा हूँ याद कर लेना। Yes, एक sir. दिन आपकी क्लास में होगी ना, जब इन्हें याद कर लेना, थोड़ी थोड़ी करके तो याद हो जाएगी। कभी सोचो बहुत सारी हो जाएगी, 7-8 थ्योरी तो होगी अभी, 7-8 थ्योरी होगी, 8-10 मोटिवेशन टाइप हो गए, इतने ही याद कर लो पहले। फिर पर्सनैलिटी की थ्योरीज भी आपको याद करनी है, ठीक है? Yes, sir. यस सर। और बताओ, किसी को कोई गिला शिकवा, मतलब कुछ पूछना हो तो बताओ।